हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। और आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चंस की, रिफ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस की। लास्ट टाइम पे भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। एक कंटेनर है कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 4/3, हैज अ स्क्रैच एट इट्स बॉटम। ठीक है, एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द स्क्रैच, मतलब स्क्रैच एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट है, वो बॉटम पे रखा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं इसको। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा है। और जो ऑब्जर्वर है वो हाइट पे है 1/3 मीटर, सॉरी 1 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। आपको ये गिवन है। अब क्या किया, एक छोटा सा होल यहाँ बनाया गया at the wall of the container very close to its bottom so that water flows out। ठीक। अब जब पानी रह गया इसमें आधा, वाटर लेवल रिड्यूसेस टू हाफ, उस टाइम वो होल को बंद कर दिया गया, पानी अब आधा रह गया है। मतलब दो सिचुएशन है, एक बार कंटेनर पूरा भरा हुआ है, एक बार आधा भरा हुआ है। It appears to the observer that the scratch has moved away by a distance 25 centimeter relative to its initial position। मतलब उस ऑब्जेक्ट की या उस स्क्रैच की जो इनिशियल इमेज बन रही थी जब पानी पूरा भरा हुआ था, अब जब पानी आधा भरा हुआ है तो वो इमेज 25 सेंटीमीटर दूर चली गई है। तो जहां पहले इमेज थी उससे 25 सेंटीमीटर नीचे बन जाएगी इमेज, ये ऐसा बता रखा है। ठीक है, पूछा गया फाइंड द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर। कैसे करेंगे, डायग्राम बना दीजिए जल्दी से। डायग्राम आप बनाएंगे, एक कंटेनर पहले पूरा भरा हुआ है। अगर यहाँ तक भरा हुआ है, दिस हाइट इज h, ये अपने को कैलकुलेट करनी है। और ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे है 1 मीटर डिस्टेंस पे, ये भी आपको दे रखा है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो स्क्रैच है वो यहाँ पे है, उसकी जो इमेज यहाँ बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी। हम जानते हैं कि वो उठा हुआ दिखेगा क्योंकि पानी में, ये वाटर में रखा हुआ है। वाटर इज अ डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में है, तो भैया ये इमेज जो है इसको ऊपर की तरफ दिखेगी, उठा हुआ दिखेगा। हम जानते हैं ये बात। तो ठीक है, इसको इमेज यहाँ दिखी। अच्छा, ये कितनी होती है, दिस अपरेंट डेप्थ कितनी होती है, हम ये भी पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। डी अपरेंट बाय डी एक्चुअल कितना आना चाहिए, ये दिस विल बी 1/μ। यहाँ से आपको मिलेगा डी अपरेंट इज डी एक्चुअल बाय, विच इज डी एक्चुअल इज नथिंग बट एच बाय म्यू। तो हमें ये भी पता है कि ये जो डिस्टेंस इसकी एक्चुअली बन रही है यहाँ से यहाँ तक वाली, दिस डिस्टेंस इज एच बाय म्यू। ये भी हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब सेकंड केस बनाते हैं जब पानी आधा ही भरा हुआ है। जब पानी आधा भरा हुआ है तो इस केस में यहां तक की बात कर रही है, दिस हाइट इज h/2 नाउ, है ना। और यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर जो है वो अभी भी 1 मीटर ऊपर है उसी पुराने वाले लेवल से। तो जो ऑब्जर्वर है वो अभी भी यहाँ कहीं है, दिस इज ऑब्जर्वर, वो अभी भी ये 1 मीटर ऊपर है यहाँ पुराने वाले लेवल से। ऐसा सिचुएशन है कि अभी भी वो 1 मीटर ऊपर ही है। ठीक है, ओके। अब इसको जो इमेज दिख रही है वो पुरानी वाली इमेज से 25 सेंटीमीटर दूर दिख रही है। तो एक्चुअली जब इमेज दिखेगी वो इमेज यहाँ कहीं दिखेगी। मैं इसको बोल देता हूँ I1 या I'। ये जो इमेज दिख रही है ये कितनी दूरी पे होगी, तो हम जानते हैं कि नाउ दिस डिस्टेंस विल बी h/2 में। ये बात क्लियर है आपको, दिस डिस्टेंस विल बी h/2 इंटू म्यू। ये कहां से आया, सेम डी अपरेंट बाय डी एक्चुअल। इस बार जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, h/2। हमें हमेशा कहां से देखना होता है, जहां पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ है हाफ लेवल पे, जो हाफ लेवल पे पानी है, तो हम बोलेंगे कि एक्चुअल डेप्थ इज h/2, उसके हिसाब से जो अपेरेंट डेप्थ आएगी वो आएगी h/2 में। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि भैया कि ये जो है वो 25 सेंटीमीटर अब नीचे उसे दिख रहा है। तो अगर पुरानी डेप्थ देखी जाए ऑब्जर्वर से, तो ऑब्जर्वर से मैं पहले की डेप्थ क्या बोलूंगा कि भैया यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 1 + h/μ था। उसको इमेज पहले यहाँ दिख रही थी। अब अगर ऑब्जर्वर से इमेज देखी जाए तो उसको दिख रही है यहाँ पे, विच इज 1 + h/2 + h/2। क्या ये बात क्लियर है आपको।
अब उसको इमेज यहाँ पे दिख रही है, दिस हाइट इज ऑल्सो h/2, और इमेज नीचे जो पानी में है वो h/2 म्यू पे है, ऊपर 1 है, टोटल ये है। इन दोनों का डिफरेंस उसने 25 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से आपको h कैलकुलेट करना है। क्या आसानी से किया जा सकता है। क्या करेंगे, जो फाइनल इमेज बन रही है 1 + h/2 + h/2 म्यू माइनस जो इनिशियल इमेज थी h1 + h/μ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो क्योंकि अपन ने 1 मीटर में लिया है तो हमें ये 25 सेंटीमीटर को भी मीटर में लेना चाहिए ताकि अपनी चीजें सब सही रहें। तो लिखेंगे 0.25 मीटर्स क्योंकि 1 मीटर में है। सॉल्व करेंगे तो इधर से आ रहा है h/2 म्यू, उधर से आ रहा है -h/μ, बचेगा -h/2 म्यू। फाइनली आप इसको जब सॉल्व करेंगे म्यू की वैल्यू 4/3 रख के जो आपको गिवन है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा h = 2 मीटर्स के बराबर। कितना मिलेगा, h = 2 मीटर्स। क्लियर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा एक फॉर्मूला पे बेस्ड था कि d actual by d apparent is mu। ठीक है, सीधा अगर ये फॉर्मूला में ध्यान है तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं एक बार। As shown in figure this, a point source of light is placed at the bottom of a tank। ठीक है, जो S दिख रहा है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, बॉटम पे रखा हुआ है टैंक के, फिल्ड विद वाटर जिसका म्यू 4/3 दे रखा है, टू अ डेप्थ 4 मीटर, डेप्थ भी आपको गिवन है यहाँ पे। ओके, फाइंड अपरेंट डेप्थ of the source below the surface as viewed by observer 1 and as viewed by observer 2। इन दोनों ऑब्जर्वर के हिसाब से आपको इसकी इमेज कहाँ बन रही है बतानी है। ठीक है, अपरेंट डेप्थ आपको इसमें बताना है। तो भाई ऑब्जर्वर 1 की अगर बात करें तो ये कैसा है, दिस इज नियर नॉर्मल इंसिडेंस, या बोल सकते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंस है लगभग, जो हमने बात करी थी, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। अगर इस केस में बात करें तो हम सीधा सीधा अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या अपना फॉर्मूला था, d actual by d apparent is equal to mu। अगर याद रखें तो यहाँ से अपने को d apparent कैलकुलेट करना है which will be d actual by mu। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, d apparent will be d actual is 4 by mu दे रखा है आपको 4/3, आंसर आएगा 3 मीटर्स के बराबर। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये तो सीधा सीधा है। लेकिन अब ऑब्जर्वर 2 अगर उसकी बात करें तो देखिए वहां पे इंसिडेंट एंगल 30 दे रखा है आपको और जब इंसिडेंस एंगल 30 है तो हम वहां तो नहीं कह सकते ना कि एंगल बहुत छोटा है, हम अप्रोक्सीमेशन करके सीधा सॉल्व कर लें इसको, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है जो आप या तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं या डेरिवेशन भी कर सकते हैं। डेरिवेशन करने का तरीका वही है, आपको साइन थीटा उस ट्राइंगल से लिखना पड़ेगा। क्या डेरिवेशन कैसे करेंगे, पूरा डेरिवेशन हम यहाँ नहीं कर रहे, डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये जो लाइट चल रही है इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, आप मान लीजिए कि ये कोई डिस्टेंस है, लेट्स से p एक डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके पास अब ट्राइंगल बन रहा है, आपको साइन थीटा लिखना है। तो साइन आई जब आप लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, दिस बाय दिस, ये लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप साइन आर लिखेंगे तो बेसिकली ये थीटा जो है यहाँ पे, इसकी वजह से इमेज पीछे बनेगी यहाँ पे। ठीक है, मैं इस डायग्राम को अलग से अगर बना दूं तो ये नॉर्मल है आपका, यहाँ से जो रे चल रही है वो फिर ऐसे जा रही है और यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल 30 दे रखा है, दिस एंगल इज आर। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर है। हमें पता है कि यहाँ से हमने एक डिस्टेंस p कैलकुलेट कर रखा है इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे साइन थीटा लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, ये हो जाएगा आपकी अपेरेंट डेप्थ यहाँ से यहाँ तक, और पूरी डेप्थ एक्चुअल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक डी एक्चुअल। इन सब के टर्म्स में आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा, साइन आई और साइन आर, और उसके बाद आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है, तो उससे आप अपना फाइनल आंसर बता पाएंगे। मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ कि जब भी नॉर्मल इंसिडेंस ना हो, इस टाइप से इंसिडेंस हो, तो आपको सीधा यूज करना है डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी एक्चुअल बाय म्यू, ये तो है ही, साथ में आएगा म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। ये तो आप चाहें तो आप पूरी कैलकुलेशन करें अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो,
कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने आपको बताया है। दो ट्राइंगल कंसिडर करने हैं, एक जिसमें डी एक्चुअल आ रहा है, एक जिसमें डी अपरेंट आ रहा है। आई और आर एंगल बना के स्नेल्स लॉ यूज करना है, बाकी पूरा फिर ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री पे जाना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है अपने पास, यहाँ आप यूज कर सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है ऑब्जर्वर 2 के लिए, वो 30 डिग्री जो इंसिडेंट रे है उस पर बैठा हुआ है। तो यहाँ अगर इसको यूज कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, डी अपरेंट विल बी डी एक्चुअल आपको दे रखा है 4 डिवाइडेड बाय 4/3, न्यू इज 4/3, कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज बेसिकली आई, जो वहां पे आपको एंगल 30 डिग्री दे रखा है वो, तो यहां से आपको मिल जाएगा कॉस थीटा विल बी, तो बेसिकली थीटा जो है वो ये रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, जो फाइनल एंगल बाहर जा रहा है ना, ये एंगल थीटा है जिसपे ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल फाइंड करेंगे स्नेल्स लॉ से। तो पहले अपने को थीटा निकालना पड़ेगा, तो फॉर थीटा स्नेल्स लॉ हम यूज करते हैं, क्या बोलेंगे कि जहां से रेज आ रही हैं वो है 4/3 साइन आई इज इक्वल टू जहां जा रही है वो है 1 साइन थीटा, यहाँ से आपको साइन थीटा मिलेगा 4/3 इंटू साइन 30, आई इज 30, साइन 30 इज हाफ, ये मिला 2/3 के बराबर। तो साइन थीटा मिल गया तो कॉस थीटा भी मिल जाएगा, कॉस थीटा विल बी √1 माइनस 4/9 विच इज √5/9 √5/3, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से कॉस थीटा। ये दोनों आप यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, कॉस थीटा इज √5/3 डिवाइडेड बाय √4/3 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इज 4/9 का क्यूब। इसको आपको फाइनली सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, दिस इज 1.91 मीटर्स। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम रहते हैं, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल इंसिडेंस पे, जिसमें आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डी अपरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल बाय म्यू। वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सीधा सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं तो आपका पूरा प्रोसेस से जाना पड़ेगा, जो आपका बेसिक प्रोसेस है वही। ठीक है, मोस्टली नहीं पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, पर पूछे जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फिश rising vertically to the surface of water in a lake uniformly at a rate of 3 मीटर per second। तो फिश की यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, चलिए बना लेते हैं एक बार डायग्राम जल्दी से। ये अगर आपका सरफेस है वाटर का, इसके नीचे यहाँ पे फिश है, फिश की जो आपको स्पीड दे रखी है वो दे रखी है ऊपर की तरफ, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बोला गया ऑब्जर्व द किंगफिशर डाइविंग वर्टिकली टुवर्ड्स द वाटर एट अ रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अबव इट। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये फिश जो ऑब्जर्व कर रही है वो ये है कि ऊपर एक किंगफिशर बर्ड है जो नीचे की तरफ डाइव कर रहा है एट द रेट ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है, पूछा है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द डाइव ऑफ द बर्ड, ये बताइए एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द डाइव ऑफ द बर्ड कैसे करेंगे। तो भैया हमें डिस्टेंसेस के रिलेशन तो पता है, हमने बोला था कि एपरेंट डेप्थ एपरेंट हाइट कैसे निकाली जाती है वो तो पता है, लेकिन वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी। तो भैया अगर हमें डिस्टेंस पता है उसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मुझे वेलोसिटी के रिलेशन मिल जाएंगे। यस, तो यहाँ पर ऐसा ही करते हैं कि देखिए अगर बर्ड यहाँ पे है और अगर बर्ड इस फिश को यहाँ पे दिख रही है, लेट्स से ये अगर फिश x डिस्टेंस नीचे है, ये बर्ड इसको जो दिख रही है वो y डिस्टेंस नीचे है। ठीक है, इसके हिसाब से फिश के हिसाब से बर्ड यहाँ पे है, लेकिन हम जानते हैं कि एक्चुअली जो बर्ड होगी वो कहाँ होगी, हाँ सॉरी, ये जो है वो एक्चुअल अगर बर्ड है तो इसकी इमेज कहाँ होगी, हम जानते हैं कि जो फिश को दिखेगी वो थोड़ी और ऊपर की तरफ दिखेगी, वो यहाँ कहीं दिखेगी, है ना। और अगर ये डिस्टेंस है आपकी लेट्स से y डैश ऐसा मान लीजिए अपन, या अपन जानते हैं कि ये जो अपरेंट डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, डी अपरेंट कितना होगा यहाँ पे, दिस विल बी म्यू टाइम्स डी एक्चुअल। रिमेंबर हमने दो केसेस पढ़े थे, एक जब ऑब्जर्वर रेयरर में है और ऑब्जेक्ट डेंसर में है, मतलब पानी
के अंदर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो उठा हुआ दिखता है, उसकी अपरेंट डेप्थ कम दिखती है। लेकिन अगर पानी के अंदर से आप हवा में देखोगे तो वो ऊपर की तरफ दिखता है, थोड़ा सा और दूर दिखता है। ये कितना दूर दिखता है, तो दिस विल बी म्यू इनटू वाई। ये बात हम बोल सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ द बर्ड, दिस इज द एक्चुअल बर्ड यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया कि अगर मैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो लेट्स से इस इमेज से इस फिश की जो टोटल डिस्टेंस है वो है h, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, जो फिश है वो ऑब्जर्व कर रही है एक बर्ड को। जो फिश ऑब्जर्व कर रही है तो मुझे फिश के रेस्पेक्ट में इस बर्ड की इमेज को देखना पड़ेगा। तो अगर ऐसा देखा जाए तो मैं बोलूंगा h इज नथिंग बट x प्लस म्यू वाई, दिस इज इक्वल टू h। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो यहाँ मुझे मिलता है डी एच बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी प्लस म्यू टाइम्स डी वाई बाई डी टी। ये सारी कंडीशंस मुझे दिखती हैं। व्हाट इज डी एच बाई डी टी? एच किसका, कहां से कहां की डिस्टेंस है? एच है फिश से इस बर्ड की इमेज की डिस्टेंस, मतलब जो फिश ऑब्जर्व कर रही है वो डिस्टेंस है ये, है ना। ये लिखा गया है क्योंकि फिश ऑब्जर्व द किंगफिशर, तो फिश से आपको किंगफिशर की डिस्टेंस चाहिए जो ऑब्जर्व कर रही है। तो ये एच इज द टोटल डिस्टेंस। और इसने बोला है कि वो जो ऑब्जर्व कर रही है वो वर्टिकली 9 मीटर पर सेकंड पे स्पीड है। तो दिस डी एच बाई डी टी इज नथिंग बट 9, क्योंकि यही वो डिस्टेंस है जो 9 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। ठीक है, दूसरी बात जो डी एक्स बाई डी टी लिखा गया है वो क्या है? एक्स आपने लिया है सरफेस से फिश के डिस्टेंस को, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, तो ये जो डिस्टेंस वेरी कर रही है 3 मीटर पर सेकंड से वेरी कर रही है, तो लिखा जाएगा 3 प्लस म्यू आपको दे रखा है ऑलरेडी 4/3 एंड डी वाई बाई डी टी। व्हाट इज डी वाई बाई डी टी? डी वाई, वाई आपने इसकी डिस्टेंस ली किंगफिशर की एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, तो ये जो आपको वेलोसिटी मिलेगी ये मिलेगी किंगफिशर की एक्चुअल वेलोसिटी। क्या मिलेगा? ये किंगफिशर की एक्चुअल वेलोसिटी। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 6 इज इक्वल टू 4/3 इंटू वी, यहाँ से आपको वी मिलेगा 18/4 के बराबर, which is 4.5 मीटर पर सेकंड। So this is the actual velocity of the kingfisher। पर उसको कितनी दिख रही है? उसे दिख रही है 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत है इस पूरी बात पे? किए जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A vessel having perfectly reflecting plane is filled with water to a depth d। ओके, यहाँ पे एक वेसल है जिसका प्लेन जो है वो मिरर बना रखा है, जिसका जो बेस है, बॉटम जो है वो मिरर के रूप में काम कर रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेन है। A point source of light is placed at the height h above the surface of the water. Find the distance of final image from the water surface। तो अगर एक वेसल बना दिया जाए जिसके लिए जो बॉटम है वो एक मिरर का काम कर रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये एक मिरर है। ठीक है, डेप्थ डी तक इसमें पानी भरा हुआ है तो अपन पूरा पानी भर देते हैं इसमें, ये डीप तक पानी भर दिया इसमें। रिफ्लेक्ट आपको इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, दिस इज 4/3, म्यू इज 4/3। आपको अलग पॉइंट सोर्स जो है वो एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द वाटर यहाँ रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये h हाइट पे यहाँ से रखा हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम वाटर सरफेस। इस सरफेस से फाइनल इमेज आपको बतानी है कहाँ पे है। तो कैसे करेंगे बताइए, क्या किया जाए? बोलिए। अच्छा, ये जो मिरर है ये काइंड ऑफ ऑब्जर्वर है अभी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हुआ है। ये अगर ऑब्जर्व करेगा तभी इमेज बना पाएगा। ऑब्जर्व करना मतलब रेज इस तक पहुंचना। इस तक अगर रेज पहुंच रही है तो ये रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेयर मीडियम में, तो क्या इसको कितनी हाइट पे दिखेगा ये? भाई ये जो मिरर है इसे क्या दिखेगा कि ये सोर्स जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है कितना दूर रखा हुआ है इसे, क्या h प्लस डी या कुछ और? बताइए कितना दिखेगा इसे, h प्लस डी या कुछ और? इसे दिखेगा d प्लस एच म्यू। क्या ये बात आपको क्लियर है?
या फिर h प्लस डी बाई म्यू कितना दिखना चाहिए, इसके जो इमेज बननी चाहिए वो कहाँ बननी चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। जो रेज इस तक पहुंचेंगी, लेट्स से अपन यहां से कोई रे बनाना शुरू करते हैं, ये रे आपकी आई यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है, तो रे रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ इस तरीके से मिरर तक पहुंचेगी। ऐसा एक यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। अगर ऐसा डायग्राम बनाया है आपने तो ये बेसिकली कहाँ से आती हुई दिखेगी, क्या ये थोड़ी और ऊपर से आती हुई दिखेगी? यस। और जब ऐसा है तब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जितनी ऊपर से आती हुई दिख रही है एक प्लेन मिरर के केस में, उतनी ही नीचे इसकी इमेज बनती है। हमें पता है ना, प्लेन मिरर के केस में जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इसकी इमेज भी बनेगी। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो भी बेसिकली यहाँ कहीं बनेगी, जो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्योंकि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है उसे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं आंसर क्या। अब हम तो जानते हैं कि ये जो हाइट ऊपर बनेगी इसकी इमेज की, जो इमेज यहाँ बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, वो कितनी होगी? वो होगी म्यू टाइम्स एच, क्योंकि एच अगर एक्चुअल हाइट है डी एक्चुअल, तो डी अपेरेंट कितनी हो जाएगी? म्यू एच, क्योंकि वो रेयर मीडियम में है, ज्यादा ऊपर दिखेगा, तो म्यू टाइम्स एच। ऐसे ही जो यहाँ पे है ये डेप्थ आपको डी दे रखी है, तो एक्चुअल जो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? यहाँ मिरर है, जो एक्चुअल यहाँ पे इमेज है वो अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस आपके पास हो गई है, दिस इज म्यू एच प्लस डी। तो इसके लिए जो इमेज एक्चुअली बनेगी वो भी यहीं कहीं बनेगी, सेम म्यू एच प्लस डी में, यहाँ पे इमेज बन रही है। तो जो टोटल डिस्टेंस आपको मिल रही है वो बन रही है म्यू एच प्लस डी इंटू टू, ये आपको टोटल डिस्टेंस मिली उस इमेज से। अब आपको पूछी कहाँ से है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम वाटर सरफेस, आपको यहाँ से डिस्टेंस पूछी गई है। तो अगर ये यहाँ से डिस्टेंस पूछ रहे हैं ये वाली, तो क्या करना चाहिए? ये डिस्टेंस ऊपर वाली म्यू एच है, हम जानते हैं यहाँ से ऊपर ये कितना था, म्यू एच के बराबर। तो ये म्यू एच माइनस कर देते हैं इस पूरे में से, तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो जाएगा माइनस म्यू एच। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर विच विल बी 2d प्लस म्यू एच। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। म्यू आपको 4/3 दे रखा है, आप चाहे तो उसके टर्म में लिख लीजिए 2d प्लस 4/3 टाइम्स h, ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बोल रखा है 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, is kept in front of a plane mirror. Okay. Find the position of the image relative to mirror. Mirror से आपको distance देखनी है. As seen by the observer through the glass slab. Okay. When a point object is kept in a at a distance of 40 centimeter from the mirror. इसके लिए डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। एक मिरर है, ग्लास स्लैब है, तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। मिरर हो गया, इधर एक ग्लास स्लैब रखा दिया आपने, और यहाँ पे इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ये थिकनेस आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है, सारी चीजें दे रखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है 1.5 के बराबर। अब आपको पूछा गया कि बताइए इमेज कहाँ दिखेगी। अच्छा, एक ग्लास स्लैब अगर नहीं होती, लेट्स से अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो आपको इमेज कहाँ दिखती? आपको इमेज एग्जैक्ट 40 सेंटीमीटर पे पीछे की तरफ दिखती, क्योंकि ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में सेम डिस्टेंस पे इमेज दिखती है। पर क्योंकि ये ग्लास स्लैब बीच में आ गई है, तो हम जानते हैं कि ग्लास स्लैब बीच में रखने से एक नॉर्मल शिफ्ट वहां पे प्रोड्यूस होता है। वो नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा? तो हम जानते हैं दिस नॉर्मल शिफ्ट x कितना था, याद कीजिए, t इंटू 1 - 1/म्यू के बराबर। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 - 1/1.5। ये शिफ्ट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये 1.5 मतलब 3/2 हो जाएगा, 2/3 तो 1/3, 20/3 सेंटीमीटर्स ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। दिस इज द शिफ्ट 20/3 सेंटीमीटर्स। तो एक्चुअल जो अपन बात करें
एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से 40 है, लेकिन वर्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी या अपरेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर को कितना दूर दिखेगा इस बारे में बात अगर करें तो अगर डी एक्चुअल माइनस शिफ्ट, ये आपका होगा डी अपरेंट। ठीक है, तो यहां से डी अपरेंट आपको मिल गया, डी एक्चुअल 40 दे रखा है, -20/3, ये आपको मिलेगा 100/3 सेंटीमीटर्स। तो एक्चुअली जो मिरर को ऑब्जेक्ट दिखेगा वो दिखेगा 100/3 सेंटीमीटर्स पे रखा हुआ। और अगर ऐसा है तो जो पीछे इमेज बनेगी वो भी कितने पे बनेगी, 100/3 सेंटीमीटर्स पे बनेगी। तो बोल सकते हैं सो इमेज विल बी एट 100/3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर। तो ध्यान रखिए, अगर एक्चुअली सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रखा होता, ग्लास स्लैब नहीं होती, तो 40 सेंटीमीटर पे इमेज बननी थी, इसमें तो कोई खास बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि यहाँ बीच में ग्लास स्लैब रख दी है, इसकी वजह से अपरेंट डिस्टेंस उसकी कम हो गई है। अब अपरेंट डिस्टेंस के हिसाब से वहां पे इमेज बनेगी, तो 100/3 सेंटीमीटर पे फाइनली आपकी इमेज पीछे बनने वाली है। ठीक है, तो मिरर से डिस्टेंस अगर पूछा गया है तो आंसर आएगा 100/3 सेंटीमीटर्स। और आप चाहें तो इसका एक बार डायग्राम बना के भी देख सकते हैं। कैसे कि भैया यहाँ से जो रेज चलेंगी इस डायरेक्शन में लेट्स से, ठीक है, तो वो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन होगा। अब क्योंकि ये ग्लास स्लैब के अंदर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे थोड़ा सा इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर ये जब बाहर निकलेंगे तो हम जानते हैं कि ये पैरेलल टू द इनिशियल रे निकलती हैं, तो फिर से ये जो बाहर आएंगी वो कुछ इस डायरेक्शन में बाहर आएंगी पैरेलल टू द इनिशियल रे। अगर आप इनको देखो तो ये यहाँ कहीं से आती हुई दिखती हैं। जब ये मिरर पे गिरेगी तो मिरर को क्या लगेगा कि ये यहाँ कहीं से आ रही है, और इसी को हमने बोला था नॉर्मल शिफ्ट। ये एक्स हमने कैलकुलेट किया है। तो अब जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ओ डैश, वो यहाँ पे रखा हुआ है, मिरर उसके हिसाब से इमेज बनाएगा, क्योंकि मिरर से जो जाएगी वो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और वो लगेगा कि यहाँ से आ रही है, एंड दिस डिस्टेंस इज सेम एज ओ डैश की डिस्टेंस जो यहाँ से है। ठीक है, इस वजह से अपन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्केव मिरर को है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर, आर इसका 1 मीटर दे रखा है, इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर। यहाँ पे कॉन्केव मिरर रखा हुआ है। ठीक है, द मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज डायरेक्टली ओवरहेड। सन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। तो ये बात जो है समझ में आ गई कि रेज पैरेलल आ रही है यहाँ पे। ठीक है, calculate the distance of the images from the mirror for 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये जो वाटर डेप्थ दे रखी है 80 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी बार जो वाटर डेप्थ दे रखी है 40 सेंटीमीटर दे रखी है। इन दो केसेस में आपको बताना है कि इमेज कहाँ कहाँ बनने वाली है। ठीक है, तो पहली बात तो सन की इमेज बनानी है, मतलब रेज पैरेलल आएंगी। जब पैरेलल रेज आती हैं तो यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई रेज बेंड नहीं होगी, सीधा सीधा वो अंदर आ जाएंगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम ये बात भी जानते हैं कि जब रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ मिलती हैं, जाके मिलती हैं फोकस पे, तो ये जाके फोकस पे मिल जाएंगी। अच्छा, फोकस कितना दूर होगा, आपको यहाँ पे आर दे रखा है 1 मीटर, हम जानते हैं कि फोकल लेंथ विल बी r/2, मतलब ये होगा 50 सेंटीमीटर पे। अब क्योंकि इस केस में 80 सेंटीमीटर का वाटर है तो फोकल लेंथ है वो भी पानी के अंदर ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। ये जो रेस चल रही हैं यहाँ एयर से वाटर में आई, पर यहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं था क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, पैरेलल रेज आ रही हैं। उसके बाद ये हमेशा वाटर के अंदर ही रही हैं, तो रिफ्लेक्शन की कोई बात ही नहीं है, रिफ्रैक्शन की कोई बात ही नहीं है। तो जो भी है ये आराम से जाके फोकल लेंथ पे मिल जाएगी, जो इसकी इमेज बनेगी वो 50 सेंटीमीटर पे बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले केस में अगर आंसर लिखा जाए तो जो इमेज बनेगी वो 50 सेंटीमीटर पे बनेगी। आप चाहे तो मिरर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 1/b + 1/u = 1/f। u कितना लोगे, u विल बी -इंफिनिटी, क्योंकि सन जो है इंफिनिटी पे है। फोकल लेंथ विल बी -50, और उसके हिसाब से आप v कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा -50, मतलब फोकस पे ही इमेज उसकी बनने वाली है। तो इमेज 50 सेंटीमीटर पे आपकी मिल जाएगी फर्स्ट केस में, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड केस की बात करें,
अब सेकंड केस में दिक्कत क्या है कि जो पानी है वो 40 सेंटीमीटर तक ही भरा हुआ है और जब इमेज बन रही है वो 50 सेंटीमीटर पे जाके बन रही है, मतलब जो रेज जाके मिलती वो 50 सेंटीमीटर पे मिलती। तो अब यहाँ दिक्कत क्या है कि जब रेज 40 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ी उसके बाद मीडियम चेंज हो गया। तो जैसे मीडियम चेंज होगा, जो रेज जाके मिलनी चाहिए थी फोकल पॉइंट पे वो डेविएट हो गई अपने पाथ से और उससे पहले ही थोड़ा सा मिल गई। यही होगा। कितना पहले मिल जाएंगी, तो ये बात तो हम जानते ही हैं कि अगर रे यहाँ मिलती लेकिन एक्चुअली मिल रही है यहाँ पे, तो हम क्या डी एक्चुअल डी अपरेंट की बात यहाँ पे कर सकते हैं। यस, आपको डी अपरेंट यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 तक तो वाटर है, 50 पे जाके मिलना था, तो 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस बचा हुआ है वो अपरेंट बनता। डी एक्चुअल आपको कैलकुलेट करना है और म्यू आपको दे रखा है 4/3 के बराबर। क्या आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? डी एक्चुअल विल बी डी अपरेंट बाय म्यू, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3/4, आंसर इज 7.5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो उसकी आई वो 7.5 सेंटीमीटर पे आई है, मतलब जो रेज एक्चुअली मिल रही हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं 7.5 सेंटीमीटर पे। तो अब आप कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो इमेज 40 तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, रेज चली रही थी, उससे ऊपर 7.5 पे जाके मिल गई, तो मिरर से 47.5 सेंटीमीटर पे जाके ये इमेज बनने वाली है। क्लियर है बात? आप चाहें तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते थे। आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते इस पोजीशन पे, तब भी आपका आंसर मिल जाता, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। ट्राइंगल्स बनाते आप, 2 ट्राइंगल बना के इसको सॉल्व करते, तब भी आप इसको बता पाते। ठीक है, कौन कौन से 2 ट्राइंगल? एक तो ये छोटे, ये जो ऑब्जेक्ट के साथ, एक तो यहाँ से ट्राइंगल बन रहा है ये वाले, ठीक है, दूसरा छोटा सा जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है ये। इन 2 ट्राइंगल से भी आप अपने आंसर को बता सकते थे। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब बात करेंगे टीआईआर के कुछ क्वेश्चंस की और फिर आगे बढ़ेंगे प्रिज्म पे। चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।